पॉलीमर्स में अपना अगला बिंदु है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर है, यह है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रबर है, इसके पेड़ मिलते हैं। श्रीलंका में भी इसके खूब पेड़ पाए जाते हैं, मलेशिया में, भारत में इस प्राकृतिक रबर के पेड़ पाए जाते हैं, नेचुरल रबर के। इसका बोटनिकल नेम होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस, इसका प्राकृतिक नेम है। अब क्या करते हैं, ये जो प्राकृतिक जो रबर होता है, इस रबर का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के तने में अथवा उसकी जो मोटी टहनियां होती है उनमें कुल्हाड़ी से अथवा किसी धारदार हथियार से हम चीरा लगाते हैं। जैसे ही हम उसके चीरा लगाते हैं, चीरा लगाने से वहां पर दूध जैसा पदार्थ टपकने लगता है। इस दूध जैसे पदार्थ को रबर क्षीर कहते हैं। क्षीर यानी लेटेक्स, दूध जैसा पदार्थ। तो जैसे अपन ने अपने ग्रामीण अंचल में आपने देखा हो, जो आकड़ा का पौधा होता है या आक होता है, खींप होता है, आक होता है, खींप होता है, उसके जो तना होता है उसको हम थोड़ा सा चीरा लगाते हैं अथवा उसको हम तोड़ते हैं, तो उसमें से लेटेक्स निकलता है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वो लेटेक्स होता है। रबर क्षीर कहते हैं इसे, वो क्षीर पदार्थ होता है, तो ये क्षीर जैसा प्राप्त होता है। तो ये जो रबर क्षीर होता है, ये रबर का जल में कोलाइडी प्रक्षेपण होता है, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो इसमें क्या होता है, रबर का जल में कोलाइडी प्रक्षेपण होता है ये। अब ये जो रबर क्षीर होता है, इस रबर क्षीर से आगे हम रबर क्रेप प्राप्त करेंगे कि ये तो दूध जैसा पदार्थ प्राप्त हो गया, तो हमने वो चीरा लगा दिया, चीरा लगाने से वो टपक 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 के नीचे कलेक्शन हो जाता है। अब ये जो कलेक्शन हो जाता है, इस तने पर हमने चीरा लगाया, चीरा लगाने से ये कलेक्ट हो गया, हमने इसको बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया, ये लेटेक्स है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम पानी मिलाते हैं, इस लेटेक्स में हम पानी मिलाते हैं, एड वाटर। पानी मिलाने के बाद में हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लेटेक्स, पानी मिलाने से हमें यह जो रबर क्षीर है उसका तनु विलयन प्राप्त होता है, जल में बना हुआ तनु विलयन प्राप्त होता है। अब ये जो जल में बना हुआ तनु विलयन है, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम क्या मिलाते हैं, हम एसिटिक एसिड मिलाते हैं, एसिटिक एसिड मिलाते हैं। तो एसिटिक एसिड मिलाने से यह कोगुलेट रबर कोलाइडी सॉल्यूशन बनाता है। यह क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, यानी अवक्षेपित हो गया, यानी जो रबर का जो पानी मिलाया हुआ घोल था उसमें जैसे ही एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, ये प्रेसिपिटेशन बना लेता है, अवक्षेपित हो जाता है। अब अवक्षेपित हो जाता है तो उसमें से जो बचा हुआ जल है उसको तो हम बाहर निकाल देते हैं, और इस जमे हुए भाग को हम कहते हैं रबर क्रेप, इसको हम रबर क्रेप कहते हैं। अब ये जो रबर क्रेप है, रबर जो क्रेप है, यह ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, तो इसको उपयोग में लाने के लिए या अथवा दैनिक जीवन में इसको रबर की भांति प्रयोग में लाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। रबर क्रेप में क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। और रबर में सल्फर को मिलाने की जो प्रक्रिया है अथवा रबर में सल्फर मिलाने की जो प्रोसीडिंग है, उसे हम रबर का वल्कनीकरण कहते हैं, तथा इस संपूर्ण प्रक्रम को वल्कनीकरण कहते हैं, तथा प्राप्त रबर को वल्कनीकृत रबर कहते हैं। अब ये जो मोस्ट हम मानेंगे कि ये रबर है, ये रबर के क्रेप है, जैसे ही हमने सल्फर मिलाया, 5% सल्फर मिलाया मान लो, तो सल्फर मिलाने से इसमें रबर क्रेप के मध्य क्रॉस बॉन्ड बन जाती है। पहले जो रबर था, जो रबर क्रेप था, वह अत्यधिक मुलायम, लचीला, गलनांक और कवचनांक जिसके बहुत कम थे ऐसा था। जैसे ही हम सल्फर मिलाते हैं तो इस सल्फर मिलाने से इसमें तिर्यक बंध बन जाते हैं, क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, और इस क्रॉस बॉन्ड को हम रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। और ये जो रबर का वल्कनीकरण है, रबर का वल्कनीकरण, इसकी खोज सबसे पहले गुडियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपने देखा होगा
गुडियर के ये गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स के टायर भी आते हैं, ये गुडियर उसी वैज्ञानिक के नाम से है। तो गुडियर ने रबर के वल्कनीकरण को सबसे पहले बताया था कि रबर का वल्कनीकरण करने से रबर जो मुलायम और अत्यधिक घसने वाला, कम मजबूत और टिकाऊ नहीं होता है, कम मजबूत होता है, घसने वाला होता है, टिकाऊ नहीं होता है, उसको यदि हम वल्कनीकरण कर दें, यदि सल्फर के साथ में गर्म कर लें, तो यह अत्यधिक मजबूत, कठोर और लंबे समय तक काम में लिया जाने वाला हो सकता है। तो इस प्रोसीडिंग को हम रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। तो रबर का वल्कनीकरण से रबर क्रेप है, रबर क्रेप को सल्फर के साथ में गर्म करते हैं, सल्फर के साथ में गर्म करने की प्रक्रिया है, उसको रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। बोर्ड की एग्जाम में इसको बहुत बार पूछते हैं कि रबर का वल्कनीकरण किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, रबर को सल्फर के साथ में गर्म करने की विधि को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। इसकी खोज साइंटिस्ट ने की थी, उसका नाम है गुडियर। गुडियर ने इसकी खोज की थी। क्यों करते हैं, हमने बताया कि जो रबर क्रेप होता है वो काम में नहीं आता है, कमर्शियल यूज में नहीं आता है, व्यापारिक महत्व का नहीं है। तो व्यापारिक महत्व का बनाने के लिए हम इसमें काम मिलते हैं। 5% सल्फर मिलाकर हम 5% सल्फर मिलाकर हम टायर बनाते हैं। इसके अलावा 38 से 42% सल्फर मिलाकर हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी हुई बैटरियां अथवा द्वितीयक संचायक शेल अथवा सीसा संचायक शेल आते हैं, उनके कैबिनेट बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग प्रकार से इसमें सल्फर मिलाकर कई प्रकार के पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस जो प्राकृतिक रबर है, जो नेचुरल रबर है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका संगठन क्या होगा। तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का आईपीसी नाम होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यह आइसोप्रीन होगी 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का ये बहुलक हो गया। अब देखो, इससे इसके एन अणु मिलकर प्राकृतिक रबर का निर्माण करते हैं। ये एन अणु मिलकर प्राकृतिक रबर बनाएंगे। ये आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन और ये हो गया पॉली आइसोप्रीन एन इकाइयां। तो हम देख रहे हैं कि आइसोप्रीन है, यह पॉली आइसोप्रीन बनाता है। अब ये जो पॉली आइसोप्रीन है, इसके दो समावेवी हैं, एक तो सिस समावेवी और एक ट्रांस समावेवी। तो हम सिस और ट्रांस समावेवी के आधार पर इसकी संरचना का पुनः अध्ययन करते हैं। पहला है इसमें सिस आइसोप्रीन। अब सिस आइसोप्रीन में जो इकाइयाँ होती है, उसमें जो पॉलीमर्स की इकाइयाँ होती है, जो या चेन होती है, उसमें जो मिथाइल समूह है वो एक तरफ होता है, हाइड्रोजन समूह एक तरफ होता है। तो इसमें ये जुड़कर एक लंबी संरचना का निर्माण करती है। तो यानी इन संरचनाओं को आसानी से खींचा जा सकता है, ये तनाव अनुभव कर लेती है, इनको इलास्टिसिटी होती है, इनको आसानी से खींचा जा सकता है। जैसे ये एक आइसोप्रीन है, ये एक पॉली आइसोप्रीन है, ये दूसरा आइसोप्रीन है, ये तीसरा आइसोप्रीन है, चौथा आइसोप्रीन है। तो ये जो पहला आइसोप्रीन है, इसमें जैसे मिथाइल समूह इधर आ रहा है, इसमें मिथाइल समूह इधर, इसमें हाइड्रोजन इस साइड में आ रहा है, इसमें भी इसमें सेम चलेगा, इसमें इस संरचनाओं में। तो इसको कहेंगे सिस आइसोप्रीन। और जो ये सिस आइसोप्रीन होता है, इसका विन्यास एक ही तरफ होता है, अतः इसको हम रबर है, ये प्राकृतिक रबर का सिस आइसोप्रीन रूप है। वांडरवाल बलों के कारण कुंडलित संरचनाएं आसानी से स्ट्रेच हो जाती है, लंबी हो जाती है, इनको ताना जा सकता है। तो स्प्रिंग की भांति इनको हम खींच सकते हैं। तो ये तो हो गया सिस आइसोप्रीन। दूसरा है इसका सिस का ट्रांस आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का जो ट्रांस आइसोप्रीन है,
उसका दूसरा नाम है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा। इसमें क्या होता है, जो आइसोप्रीन की इकाइयां होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे इस प्रकार से हम बनाएंगे इसको, ये एक आइसोप्रीन की इकाई है, ये एक आइसोप्रीन की इकाई है। अब दूसरे आइसोप्रीन की इकाई को हम जोड़ रहे हैं, ये इकाई हो गई है। ओके, दूसरी को इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो ये तीसरी इकाई से जुड़ जाएगी। ये यूनिट जुड़ जाएगी, जैसे ये यूनिट जुड़ी है, इसमें ये यूनिट जुड़ गई और ये हो जाएगा H, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर ये देखो, इसमें एक आइसोप्रीन की इकाई यहाँ से जुड़ी है, इसमें दूसरी आइसोप्रीन की इकाई अगली आइसोप्रीन की इकाई से यहाँ से जुड़ी, दोनों इकाइयां आमने सामने जुड़ रही है, ये आमने सामने जुड़ रही है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोप्रीन या गट्टा पर्चा भी इसको कहते हैं। तो ये जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन के दो प्रकार की यूनिट्स हो गई, एक तो पॉली आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन, और एक दूसरी ट्रांस आइसोप्रीन।